तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा। आप 90 डिग्री देख रहे हैं, मैं प्रवीण अलावत हूं। कल जस्सी पेटवाड़ ने अपने कार्यालय के उद्घाटन के दौरान नारनौद में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें तमाम विधायक मौजूद थे और उनके सबसे बड़े आका, सबसे बड़े नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस रैली में गए हुए थे। अब इस नारनौद रैली को किस तरीके से देखा जा रहा है, अगर नारनौद रैली की तस्वीरें आप देखेंगे तो ये कांग्रेस की उस बेशर्मी की तस्वीरें बयां करती है, जिसमें एक तरीके से किस कदर स्टेज से हाथ लहराए जा रहे हैं, किस तरह अजगरमाला के अंदर समाने की कोशिश कांग्रेस के तमाम विधायक दीपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके सांसद हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस रैली में खुद को ये नेता इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो बड़े तीसमार खान हो। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर इधर उधर की बातें करने से क्या होगा, ये काफिला आखिरकार लुटा क्यों। दीपेंद्र हुड्डा के भाषण को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा अपने भाषण से लोगों को निराश करते हुए दिखाई देते हैं। पहली बार हमें ऐसा लगता है कि बतौर एक लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने भाषणों में भी जनता के बीच में भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सारा का सारा ठीकरा अपने भाषणों में, न केवल इस रैली में बल्कि हरियाणा में जिस भी जगह पर जा रहे हैं वो ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हमको सवाल पूछना चाहते हैं, जब उन्होंने शारदा राठौड़ की टिकट को काट दिया, जिन्होंने निर्दलीय भी इतनी ज्यादा वोटें हासिल कर ली, क्या उसके लिए ईवीएम जिम्मेदार हो सकती है? जब चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दी गई, क्या उसके लिए ईवीएम जिम्मेदार हो सकती है? ब्रजेंद्र सिंह की हार के पीछे भी कई वजह बताई जा रही है, क्या उसके लिए ईवीएम जिम्मेदार हो सकती है? बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने अपनी रिपोर्ट के दौरान, बाबरिया साहब ने यह कहा था ये विनी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब उनकी टिकट पर अड़े रहे। क्या इसके लिए भी ईवीएम जिम्मेदार हो सकती है? और उसके अलावा आपने देखा होगा किस तरह सोनिया दुहन के साथ स्टेज पर बदतमीजी की जाती है, लेकिन क्या उसके लिए भी ईवीएम जिम्मेदार है? और किस तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार चिल्ला चिल्ला कर जनसभाओं में ये कह रहे थे कि नौकरियों की बंदरबाट अगर कांग्रेस का राज आता है तो भैया इस तरीके से की जाएगी, हम स्पेशल लिस्ट लेके दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जाएंगे और आप लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। वो आम जनता की बातें नहीं हो रही थी, वो बातें हो रही थी उन चाटुकारों की जो इन उम्मीदवारों के साथ चुनाव में लगे हुए थे। उनको नौकरी की बात, उनके बच्चों को नौकरी की बात है वो देने की बात हो रही थी। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक सार्वजनिक रूप से इन चीजों को लेकर माफी मांगी है? और ये बताइए, जब एक कहावत है जब ताली कप्तान को मिल सकती है तो आखिर गाली कप्तान को क्यों ना दी जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब खुद को बतौर एक लीडर, बतौर एक नायक कांग्रेस पार्टी में खुद को स्थापित कर रहे थे, इस तरीके से दिखा रहे थे कि टिकट के सर्वे सर्वा भी वो हैं और उनकी रहनुमाई में ही ये हरियाणा का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अगर कांग्रेस इतनी बुरी हार कांग्रेस की हुई है तो क्या इसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार नहीं है? लेकिन इस रैली में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बार बार नहीं चलेगा। 2 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा आंसू निकालकर रोहतक की जनता को मोहित कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा से बार बार खुद को दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के सामने, खुद को हरियाणा की जनता के सामने एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक कमजोर लीडरों की श्रेणी में दोबारा से खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इनेलो से आयातित एक नेता जस्सी पेटवाड़, उसके प्रोग्राम में इस कदर मोहित हो चुके चले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें यह तक ख्याल नहीं है कि यह काफिला आखिर लुटा क्यों, उन्हें अपने भाषण में क्या कहना चाहिए। देखिए, जनता सच सुनना चाहती है और खासतौर से किसान वर्ग वो सच सुनना चाहता है, और कमजोर लीडर का किसान वर्ग कभी भी साथ नहीं देता है। लेकिन अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास इस बात का जवाब होगा। दोस्तों, आपको याद होगा बेरी में जब लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, धन्यवादी प्रोग्राम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे और उन कार्यकर्ताओं के पैरों के छाले भी अब तक ठीक नहीं हुए थे, उन कार्यकर्ताओं की थकान और नींद भी अभी तक नहीं उतरी थी। उससे पहले ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कह दिया था कि बेरी में जैसे मुझे रोहतक लोकसभा से जिताया है, उसी प्रकार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को भी बेरी में इसी तरह आशीर्वाद देना। टिकट डिक्लेयर होने से पहले दीपेंद्र हुड्डा ये बेरी में ऐलान कर गए थे, जबकि दूसरी तरफ ढोंग चल रहा था कि कांग्रेस में हर किसी को मौका दिया जाएगा, आप अपना फार्म चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में जमा करा दीजिए। एक तरफ ये प्रणाली चल रही थी, मजाक चल रहा था
उस लोकतांत्रिक देश में दूसरी तरफ सरेआम खुलेआम सभाओं में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान को भी इसी तरह आशीर्वाद दे देना। टिकट फाइनल होने से पहले भी अपना रुतबा, अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उन कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फेर रहे थे जो 20-20, 25-25 साल से इस उम्मीद में थे कि उन्हें भी मौका मिलेगा, ना केवल बेरी में बल्कि ऐसे नेता पूरे हरियाणा भर में थे। लेकिन ना केवल उनके अरमानों को रौंदा गया बल्कि कुचल दिया गया। उसके बाद कुमारी शैलजा ने इसी नारनौद में यह कहा कि अजय चौधरी ही यहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत नागवार गुजरी। जब उन्होंने खुद बेरी में ऐसा किया तो वो उनकी ताकत को दर्शाता था, लेकिन जब कुमारी शैलजा ने काउंटर करने के लिए ऐसा किया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नागवार गुजरा। और एक बतौर एक इतने बड़े लीडर होते हुए भी इन्होंने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस बात को पर्सनल लिया और नारनौद में इस तरीके से जब जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली तो नारनौद में उस टिकट को इस तरह जनसभाओं में लहराया गया था कि जैसे यही हरियाणा की जीत की निशानी है। लेकिन उसी नारनौद को जीतने के चक्कर में, कुमारी शैलजा को नीचा दिखाने के चक्कर में, अजय चौधरी की टिकट काटने के चक्कर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा हरियाणा गंवा दिया। इस बात को दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं कहते। और क्या इसके लिए भी ईवीएम जिम्मेदार है? जो कोसली की जनसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि आज जो हमारे साथ नहीं है तो हमारा राज आ रहा है, तो किस तरह की चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि कल को हम भी उसके साथ नहीं होंगे। क्या इसके लिए भी ईवीएम जिम्मेदार है? किस तरह दादरी भिवानी में जो लोग अपना ट्रैक्टर ट्रोलियों से अपना वहां पर अपना काम धंधा जिन्होंने जोड़ रखा था, तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चेतावनी भरे लहजे में यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो जिस तरीके के ये वाहन इन्हें सीज कर लिया जाएगा। क्या उसके लिए भी ईवीएम जिम्मेदार है? लेकिन इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हरियाणा में आखिरकार ये काफिला क्यों लुटा है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे थे, जिस तरीके से अजगर माला में समाने की तमाम उनके विधायक और सांसद खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोशिश कर रहे थे, क्या ये उस किसान कमेरे के जख्मों पर नमक नहीं छिड़का जा रहा था जिन्होंने पूरे 5 साल नहीं 10 सालों से जो बीजेपी के साथ संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में था, चाहे वो खिलाड़ियों के आंदोलन के रूप में था, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्ग था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, चाहे वो बैंक विभाग के कर्मचारी थे, हर वर्ग बीजेपी से अपने दम पर, अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि राज थालियों में परोसकर मिल जाते। एक बड़ी कहावत है, तख्तो ताज बड़ी मशक्कत से कमाए जाते हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह लगा कि मजबूरी में दुखी होकर ये जनता उनके पास आ जाएगी, और इसी का परिणाम था लोकसभा के बाद बिल्कुल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रस्से बिल्कुल लगवा लिए थे। उसके बीच में किसी को राहुल गांधी की तरह घुसने नहीं दिया जा रहा था। लोकसभा तो तक ठीक था, बहुत नरम थे, लेकिन लोकसभा के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजरें चुराने लगे थे। लोकसभा के बाद उनके जो चाहने वाले थे एक अदद उस तस्वीर को खिंचवाने के लिए तरस गए थे जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैमरे के सामने देख रहे हों। ये बदलाव उनमें आया था और उस बदलाव का परिणाम था कि जो इनका गढ़ था, या जाटलैंड आप कह सकते हैं, वहीं से कांग्रेस है वो सिमट गई थी। कांग्रेस नहीं सिमटी सी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सिमट गए थे। अगर इनेलो से आयातित राजनेता जस्सी पेटवाड़ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने मोहित नहीं हुए होते तो आप बताइए क्या कुमारी शैलजा इस तरीके से करने वाली थी? और अपनी उस टीस को पूरा करने के लिए लोग कहते हैं अगर कुमारी शैलजा को भी थोड़ा सामान दे दिया जाता तो ये हालात अलग होते। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, हुड्डा परिवार को राजनेताओं की राजनीति खत्म करने में इतना मजा आ चला है कि पूरे हरियाणा के हितों को, पूरी हरियाणा की जनता को इस चुनाव में उन्होंने दांव पर लगा दिया। यह कहना भी कोई गलत नहीं होगा। किरण चौधरी को लेकर अपनी बड़ी जीत बताई थी, लेकिन उन्हीं किरण चौधरी के कारण दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस चुनाव में खासा नुकसान है वो उठाना पड़ा। वैसे भी राजनीति में एक कहावत है, दूर करके राजनेताओं को खत्म नहीं किया जाता, अगर किसी को खत्म करना है तो राजनीति में उन्हें अपने पास रखा जाता है। जैसे लंच डिप्लोमेसी से हमें दिख रहा है कि राहुल गांधी ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अशोक तंवर को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राहुल गांधी को पता है कि किस तरह स्याही कांड में पहले भी इस तरह के खेल हैं बिगाड़े जा चुके हैं। पिछली बार भी खेल बिगड़ गया था। राहुल गांधी लंच के लिए आए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी इस राजनीति को बखूबी जानते हैं। नरेंद्र मोदी से लड़ कर उनका भी इतना अनुभव हो चला है कि राजनीति में पास रहकर खत्म किया जाता है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा नेताओं को कांग्रेस पार्टी से निकालते रहे, खत्म करते रहे, उसी का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस इस स्टेज में है। लेकिन हमें लगता नहीं है कि अपनी गलतियों से सबक सीखने के मूड में कांग्रेस है, वरना इस तरह का नानोद रैली में जिस तरह का भोंडा प्रदर्शन है,
जिस तरह की बेशर्मी कांग्रेस की तरफ से करी गई। शायद चुनाव को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा मदमस्त हैं इन्नलों से आयातित उस नेता के गुलाब के फूलों की बारिश में, उस अजगर माला में, कि वो लोगों को उस सच से रूबरू नहीं करा रहे हैं। बतौर एक लीडर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक दरी खिसकने लगी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कलई है वो खुल गई है। अब नारनौद में जिस जनसभा को एक इस तरीके से पेश किया जा रहा है, इस तरह की जनसभा इस चुनाव में हरियाणा की जनता पहले भी देख चली है। इस तरह की लंच डिप्लोमेसी जो राहुल गांधी के साथ की गई, ये देख चुकी है। हरियाणा की जनता अब इन बातों से उब चुकी है और खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये ढिंढोरा जहां जहां जाकर पीट रहे हैं कि ईवीएम के कारण हमारी हार हुई है, जनता में मजाक का पात्र मात्र बनकर रह गए हैं। अगर लोकसभा में, अगर आज की बात की जाए, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो पहले वाली स्थिति नहीं है। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो हार रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत कांटे की टक्कर यहां से हो जाएगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आपको याद होगा, अरविंद शर्मा को वो लगातार टारगेट कर रहे थे कि बताइए अभी तक आपने क्या किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सांसद बने अब सालों से ऊपर हो चला है। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि एक सांसद के तौर पर अरविंद शर्मा को हटाकर रोहतक ने आपको दोबारा से चुना, आपने रोहतक के लिए क्या किया है? एक सांसद के तौर पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्यकाल में पूरी तरीके से नाकाम दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस सिंपैथी में, उस सॉफ्ट कॉर्नर में दोबारा से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बार बार नहीं चलता। इस रैली में खास तौर से कैप्टन अभिमन्यु को भी बार बार टारगेट किया गया, ना केवल दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से बल्कि जस्सी पेटवाड़ की तरफ से भी टारगेट किया गया। कांग्रेस दो नेताओं को लेकर बहुत मुगालते में है कि उनके उम्मीदवार या वो उन्हें बुरी तरीके से हरा रहे हैं। उसमें एक कैप्टन अभिमन्यु है, दूसरे पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ हैं। लेकिन कांग्रेस को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनके उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ को हरा रहे हैं, बल्कि नारनौद की और बादली की जनता है उन्हें हरा रही है। ये चाहे बेशक से कुलदीप वत्स हों या बेशक से आप जस्सी पेटवाड़ हों। जस्सी पेटवाड़ भी इसी तरीके से शेगी बगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने रौंद दिया कैप्टन अभिमन्यु को, जबकि हकीकत यह है कि उम्मीदवार कोई भी हो, लोगों को नाराजगी कैप्टन अभिमन्यु को लेकर है, ना कि सिंपैथी आपको लेकर है। तो कांग्रेस को इस मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि दो नेताओं को आपके उम्मीदवार हरा रहे हैं, बल्कि इनके हलके की जनता हरा रही है, नाराजगी है। लेकिन राजनीति में नाराजगियां परमानेंट नहीं होती, राजनीति में परिस्थितियां कभी भी बदल जाती हैं, और अगर ये परिस्थितियां बदलती हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये उम्मीदवार भी उसी तरीके से दोबारा जीत सकते हैं। लेकिन वो नाराजगी कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्सनली खुद वो दूर करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा जिस दिन हो जाता है तो इनके बराबर में कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर ले, शायद ही कांग्रेस जीत पाए।